Hello students, welcome to the practice set 10 for the PGD physics preparation. Let's go to the first question. A uniformly charged sphere of radius 25 cm has total charge q coulomb. Find the electric field intensity at the center of the sphere in newtons per coulomb. So यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर. तो जब भी यहाँ पे सेंटर ऑफ द स्फीयर कब आता है, ठीक है, तो डायरेक्टली हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर वो ऑलवेज ज़ीरो होता है, बिकॉज द चार्ज ज़ीरो होता है. सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय द measuring the sides of cube and weighing. If the largest error in measuring the weight and length are respectively 1.5% and 1%, the largest error in determining the density is. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो एरर दिया हुआ है वो वेट और लेंथ के रिगार्डिंग दिया गया है. यानी हमारा जो मास आ रहा है डेल एम बाई एम इंटू 100% वो दिया हुआ है 1.5%. और साथ में लेंथ वाइज अगर क्यूब है तो क्यूब का लेंथ हम लोग ए ले लेते हैं या फिर एल ही ले लेते हैं, डेल एल बाई एल, डेल एल बाई एल इंटू 100%, ये लिखा हुआ है 1% दिया हुआ है. हम लोग जानते हैं डेंसिटी. सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है. और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्यूब का है, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ क्यूब, ठीक है. हम लोग को फाइंड करना है लार्जेस्ट एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी. सो एरर इन डेंसिटी डेल रो बाई रो मल्टीप्लाई बाई 100% इज इक्वल्स टू मास का पावर 1 है तो ये 1 ही रहेगा, डेल एम बाई एम इंटू 100% प्लस लेंथ का पावर 3 है तो 3 टाइम्स डेल एल बाई एल इंटू 100%. डेल एम बाई एम के लिए 1.5% है तो ये हो जाएगा 1.5% प्लस डेल एल बाई एल के लिए 1% है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1%. टोटल हो जाएगा 1.5 प्लस 3 4.5%. हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.5%. A heavy nucleus at rest breaks into two fragments which fly off with velocities in the ratio of 8:27. The ratio of radii of the fragments assumed to be spherical is. तो इसमें हमारा लिखा हुआ है कि एक हेवी न्यूक्लियस था जो पहले रेस्ट पर था, फिर वो दो फ्रेगमेंट में ब्रेक हुआ और फ्लाई ऑफ हो गया अलग अलग डायरेक्शन में विद द डिफरेंट वेलोसिटीज़ विच आर इन रेशियो 8:27. तो हमें उसके रेडियस का रेशियो फाइंड करना है. तो सबसे पहले हमें पहले जो रेडियस होता है, रेडियस का जो फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू आर नॉट मास नंबर का पावर 1/3, ठीक है. ये आर नॉट है, आर नॉट इंटू मास नंबर पावर 1/3. तो हमें इसके लिए मास नंबर चाहिए और मास नंबर कहाँ से आएगा, हमें मास नंबर के लिए मासेस चाहिए होगा. तो सबसे पहले हम लोग इसका इनिशियल मोमेंटम देख लेते हैं. पी इनिशियल क्या था कि बॉडी एक हेवी न्यूक्लियस था, उसका कुछ मास रहेगा, एक कैपिटल एम ले लेते हैं, और वो एट रेस्ट पर था, यानी वी जो होगा वो रेस्ट पे होगा, यानी वी ज़ीरो होगा तो इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा. पी फाइनल मोमेंटम में वो दो फ्रेगमेंट्स में बट गया और दोनों का वेलोसिटीज़ डिफरेंट है, तो m1 v1 पहले फ्रेगमेंट का प्लस m2 v2 दूसरे फ्रेगमेंट का. तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे. पी आई इक्वल्स टू पी एफ, पी आई ज़ीरो है, इसको एज इट इज़ ज़ीरो रहने देते हैं. पी एफ m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा. अब यहाँ पर देख लेते हैं m1 v1 इक्वल्स टू माइनस m2 v2 लिख सकते हैं. अब v1 बाई v2 का जो वैल्यू है वो देख लेते हैं. v1 बाई v2 इक्वल्स टू m2 बाई m1. इसको हम लोग पॉजिटिव में ले सकते हैं क्योंकि मासेस का काम है, तो मासेस ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, तो नेगेटिव का कोई काम नहीं है. तो v1 बाई v2 इक्वल्स टू m2 बाई m1, और हमारे पास v1 बाई v2 था 8/27, तो m2 बाई m1 हो जाएगा 8/27. अब हम लोग इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर. इसमें रेडियस इक्वल्स टू होता है r इक्वल्स टू आर नॉट टू द पावर मास नंबर a/3, यानी मास नंबर ही मास होता है. तो r1 रेडियस ऑफ 1 डिवाइड बाई रेडियस ऑफ 2, ये हो जाएगा मास नंबर ऑफ 1 डिवाइड बाई मास नंबर ऑफ 2 पावर 1/3. अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो a1 बाई a2 है, यानी a1 बाई a2 इसका रिवर्स हो जाएगा. m2 बाई m1 8/27, तो m1 बाई m2 हो जाता है यहाँ पे 27/8, ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 8 टू दी पावर 1/3, यानी इसका क्यूब रूट कर देंगे तो क्यूब रूट करने से आ जाएगा 3/2, यानी
हमारा जो रेशियो हो जाएगा वो 3:2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। When electron in hydrogen atom is replaced by a negatively charged mu1 of mass nearly 200 times that of electron but having the same charge, the radius of the muonic atom so formed would be। तो इसमें हम लोग को फाइंड करना है रेडियस ऑफ म्यूनिक एटम। हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। सबसे पहले हम लोग फार्मूला पे आ जाते हैं। फार्मूला फॉर द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम के लिए फार्मूला जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई m z e स्क्वायर। दैट मीन्स जो रेडियस होता है वो मास के टर्म्स में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे और साथ में हमारे पास जो दिया हुआ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास दिया है कि जो मास ऑफ म्यूऑन है वो 200 टाइम्स है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी मास ऑफ द म्यूऑन इज़ 200 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस रिलेशन को हम लोग यूज़ करेंगे। हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ म्यूऑनिक एटम। तो रेडियस ऑफ म्यूऑनिक एटम के लिए हम लोग लिखेंगे आर ऑफ म्यूऑन डिवाइड बाई आर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई मास ऑफ म्यूऑन, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ म्यूऑन है 200 टाइम्स एम। तो ये हो जाएगा एम और एम कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/200। दैट मीन्स रेडियस ऑफ म्यूऑन से 1/200 टाइम्स द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो रेडियस ऑफ म्यूऑन है वो 200 टाइम्स छोटा है इससे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी स्मॉलर। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा डी, 200 टाइम्स स्मॉलर देन द बोर्स रेडियस। In Compton's scattering of X-ray by free electrons, the increase in wavelength of the scattered X-rays does not depend upon। हम लोग को इसमें फाइंड करना है कि जो एक्सरे है इन द कॉम्पटन स्कैटरिंग उसका जो इंक्रीज़ इन वेवलेंथ है, यहाँ पे हम देखने वाला बात है इंक्रीज़ इन वेवलेंथ यानी चेंज या शिफ्ट, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, दैट मीन्स शिफ्ट, इसको शिफ्ट भी बोलते हैं, डेल लैम्डा, शिफ्ट इन लैम्डा और इंक्रीज इन लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय द स्पीड ऑफ लाइट अंडर रूट इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस फाई और द स्कैटरिंग एंगल। तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सा है, स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा है, एंगल बाई विच द एक्सरे स्कैटर्ड डिपेंड कर रहा है फाई पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे ऐसा कोई टर्म नहीं है फ्रीक्वेंसी, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा जो एक ही है जो जिस पे डिपेंड नहीं हो रहा है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज। व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम jumps from the second excited state to its ground state, the photon thus emitted irradiate a photosensitive material. If the work function of the material is 5.1 electron volt, the stopic potential is estimated to be। तो इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसे हम लोग फिगर से देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड एक्साइटेड टू द ग्राउंड स्टेट पे आता है एमिट करते हुए और रेडिएट करते हुए। तो उसका हम लोग को स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है। हमारे पास जो गिवन है वो है वर्क फंक्शन गिवन है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर आते हैं, इसको हम लोग एक एनर्जी स्टेट फाइंड कर लेते हैं पहले हम लोग। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे लोवेस्ट जो होता है वो होता है ग्राउंड स्टेट, यानी n = 1 पे हम लोग इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। फिर n = 2 होता है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है। फिर उसके बाद आता है n = 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फिर आता है n = 4, वैसे n = 5, ऐसे करके एक्साइटेड स्टेट बढ़ता चला जाता है। तो जो ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी होता है, या फिर हम लोग किसी भी स्टेट का एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं E = -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स यहाँ पे जो n स्क्वायर है वो ये n है, एक्साइटेड स्टेट या फिर स्टेट को बताता है वो किस लेवल पर है। तो ग्राउंड स्टेट पे जो लेवल है वो 1 है, तो n स्क्वायर की जगह पर हम लोग 1 स्क्वायर रखते हैं, तो ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट का एनर्जी हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर वैसे ही फर्स्ट स्टेट के लिए -13.6 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर इट विल गिव -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी n = 3 के लिए ये वैल्यू हो जाता है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली इसके लिए हो जाता है -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
n=5 के लिए हो जाता है -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे n=6 और n=7 के लिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जब भी ऐसा केसेस आएगा तब उसके लिए। और 6 के लिए हम लिख लेते हैं -0.377 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो जैसा यूज़ हो वैसा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो भी यूज़ है वो है, जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे इरेडिएट करता हुआ आ रहा है, एनर्जी इमिट करता हुआ आ रहा है। तो हमारा जो चेंज इन एनर्जी होगा वो हो जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो चेंज इन एनर्जी आएगा, चेंज इन एनर्जी, ये है हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी E3 से ग्राउंड स्टेट E1। E3 था हमारा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E1 था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसको लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे माइनस और माइनस आ रहा है, दोनों के पॉजिटिव। 13.6 -1.5 हो जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें फाइंड करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, यानी हमारे पास डेल ई है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फाई हो जाएगा 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों को अगर माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो के ई है ये हम लोग इसको ई वी एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, ई इंटू वी एस, वेयर वी एस इज़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ई वी नॉट भी लिखते हैं। तो हमारा जो ये ई और ई है ये कैंसिल हो जाएगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल्स टू 7 वोल्ट विल बी आवर फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर ए। A parallel beam of monochromatic light is incident normally on a narrow slit. A diffraction pattern is obtained on a screen placed perpendicular to the direction of the incident beam at the first minimum of the diffraction pattern. The phase difference between the rays coming from two edges of the slit is। तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है द फर्स्ट मिनिमम। हमें फर्स्ट मिनिमम के लिए फाइंड करना है क्या, फेज डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके पाथ डिफरेंस पे। तो पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है डेल एक्स, वो होता है एन लैम्डा। एन है द नंबर ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम, कौन सा मिनिमम कौन सा मैक्सिमम। तो हमारे पास जो मिनिमा का है वो है फर्स्ट मिनिमम, तो n = 1 रहेगा और डेल एक्स = हो जाएगा लैम्डा। अब आते हैं उसकी द फेज डिफरेंस पे। डेल फाई ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हमारा है लैम्डा, तो हो जाएगा 2 पाई इंटू लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा और लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 पाई, यानी हमारा जो फेज डिफरेंस आ गया वो आ गया 2 पाई। ऑप्शन नंबर बी। A child stands at the center of a turntable with his two arms stretched. The turntable is set rotating with angular speed of 45 revolutions per minute. If he folds his hand back and thereby reduces its moments of inertia to 3/5 times the initial value, the angular speed of the child will become। यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है वो है एंगुलर स्पीड इनिशियली कितना था, तो इसको हम लोग ओमेगा 1 से डिनोट कर लेंगे, वो था 45 रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। और हमारा इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग आई ले लेते हैं, और फाइनल है वो रिड्यूस हो जाता है कितने में, 3/5 टाइम्स, तो 3/5 टाइम्स ऑफ आई, ये हमारा I2 हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, ओमेगा 2 फाइंड करना है, हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। इसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर लेते हैं। एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, यानी I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। I1 ओमेगा 1, I1 इज़ I1 और I1 इज़ I एंड ओमेगा 1 इज़ 45, I2 इज़ 3/5I और ओमेगा 2 हम लोग को फाइंड करना है। सो ओमेगा 2 हो जाता है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये I और ये I कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 45 × 5 डिवाइड बाई 3, 15 टाइम्स, ये हो जाएगा 75 रेवोल्यूशंस पर मिनट। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 75 रेवोल्यूशंस पर मिनट। What is the torque of force F acting on at a point whose position vector r is given? सिंपल है, टॉर्क का फॉर्मूला लगाना है r क्रॉस f, ठीक है, r क्रॉस f, इसको हम लोग लिख लेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में i j के, जैसे हम लोग क्रॉस वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं वैसे लिख लेंगे। f के लिए है -3, सॉरी पहले r हम लोग ले लेते हैं, 7
-3 1 -3 1 5। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। आई इक्वल टू, आई के लिए हो जाएगा 3 × 5 15 -1 माइनस जे के लिए हो जाएगा 7 5 35 और -3 -3 और फिर लास्ट में प्लस के लिए हो जाएगा 7 -9। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 14i माइनस ऑफ, ये यहाँ पे माइनस से यानी -38j और प्लस 16k। 14i -38j plus 16k, that means option number C. 3 bodies, a ring, a solid cylinder and a solid sphere rolls down the same inclined plane without slipping. They start from rest, यानी ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। द रेडियाई ऑफ द बॉडी आर आइडेंटिकल, तीनों के जो रेडियस है वो आइडेंटिकल है। द वेलोसिटीज़ विथ विच द बॉडीज़ रीच द ग्राउंड आर इन रेशियो। तो बेसिकली हम लोग को इस क्वेश्चन में वेलोसिटीज़ का रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेलोसिटी कितना आएगा। तो हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ पर तीनों बॉडीज़ रखा हुआ है। हम लोग इसको एक से ही देख लेते हैं, सिंस तीनों आइडेंटिकल इन शेप्स है, यानी रेडियस तीनों का सेम है, तो क्रॉस व्यू से तीनों ऐसे ही दिखेगा। तो एक सर्टेन हाइट पर है, यहाँ पर ये रेस्ट पर है, ठीक है। जब ये रेस्ट पर है यानी इसका जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, यानी हमारा जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा। लेकिन हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, mgh, क्योंकि एक सर्टेन हाइट पर है, ये h हाइट पर है, तो हमारा जो p इनिशियल होगा वो होगा mgh। फिर जब ये लुढ़क कर नीचे आता है विदाउट स्लिपिंग, ये विदाउट स्लिपिंग लुढ़क के आ रहा है, यानी इसके पास दो टाइप का मोशंस है, एक रोटेट करते हुए आ रहा है, एक तो रोटेशन में आ रहा है और दूसरा ट्रांसलेशनल मोशन है, यानी एक रोटेशनल है और एक ट्रांसलेशनल मोशन, ये दोनों मोशन करते हुए नीचे तक आया। जब नीचे तक आया तो इसके पास कुछ वेलोसिटी v था और यहाँ पे इसका हाइट जो है वो 0 हो गया, हाइट 0 हो गया। तो हाइट 0 होते ही इसका जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ से आएगा, एक ट्रांसलेशन से आएगा और एक रोटेशन से आएगा। यानी इसका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ट्रांसलेशन के लिए हम जानते हैं ½ mv² होता है और रोटेशनल के लिए ½ I ω² होता है। अब इसको हम लोग यूज़ करते हैं इनिशियल और फाइनल। तो यहाँ पर ये हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी आया और यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल आया, ये इनिशियल और ये फाइनल। जब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, और टोटल एनर्जी भी बोलते हैं हम लोग इसको, I और F। इनिशियल में Ke 0 था, P mgh था, तो Ke प्लस Pe में सिर्फ बचेगा हमारे पास mgh, और यहाँ पर हमारे पास Ke और Pe में बचेगा, P तो 0 हो गया, तो हम सिर्फ Ke को लिखेंगे, वो हो जाएगा ½ mv² प्लस ½ I ω², ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ रिलेशंस निकालते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है कि I को हम लोग जानते हैं mk² होता है रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में, तो हम लोग I के लिए mk² लिख सकते हैं। और v इक्वल्स टू होता है r ओमेगा, यानी ओमेगा इक्वल्स टू v/r लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ये I और इस ओमेगा को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा mgh इक्वल्स टू ½ mv² प्लस 1/2। अब इस I ओमेगा की जगह पे, I की जगह पे हम लोग लिखे थे mk², ये हो जाता है mk², और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे v²/r²। अब इन दोनों टर्म्स में से हम लोग mv² को कॉमन ले लेते हैं, ½ mv² को कॉमन ले लेते हैं, इधर बचता है 1 और इस तरफ बच जाता है k²/r²। तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। mgh, तो अब इधर से m और m कैंसिल हो जाता है, v² के लिए क्या बचता है, v² इक्वल्स टू हो जाता है 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस k²/r²। ये हमारा वेलोसिटी के लिए टर्म निकल कर आता है। तो इस वेलोसिटी का हम लोग यूज़ करेंगे तीनों का अल्टरनेटिव वेलोसिटीज़ फाइंड करने के लिए। अब k² है, अब हमें रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए, इसके लिए भी हमें अलग से देखना होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन हम लोग जानते हैं I इक्वल्स टू होता है mk², ठीक है, mk²। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं I ऑफ रिंग, सबके लिए mk² ही लिखते हैं। तो रिंग के लिए जो होता है I वो होता है mr² फॉर सर्टेन रेडियस r, ये mk² के इक्वल हो गया, यानी
इस केस में के स्क्वायर फॉर रिंग इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये रिंग के लिए हो गया। अब आते हैं हम लोग आई फॉर सिलेंडर। सिलेंडर के लिए भी एम के स्क्वायर लिखते हैं। सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। इसमें m और m कैंसिल हो जाता है और k स्क्वायर बचता है आर स्क्वायर बाई 2 के इक्वल। सिमिलरली हम लोग स्फीयर के लिए निकाल लेंगे। स्फीयर के लिए होता है सॉलिड स्फीयर के लिए एम के स्क्वायर, फिर से वही हम लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में, और इस केस में होता है 2/5 एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम के स्क्वायर। m और m कैंसिल हो जाएगा और k स्क्वायर इक्वल टू निकलेगा 2/5 आर स्क्वायर। अब हम लोग इन तीनों का यूज़ करेंगे फाइंड करने की। तो आ जाते हैं हम लोग अपने मेन इक्वेशन पे। तो सबसे पहले हमारा ये वेलोसिटी है, ये v स्क्वायर है, तो अगर इसको हम लोग रूट में, अगर इसको नॉर्मल v लिखते हैं तो ये रूट में चेंज हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर इसको हम लोग यहाँ से इस स्क्वायर को अगर हटा दें तो ये बन जाता है √2gh 1 + k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है किसका, v ऑफ रिंग। वेलोसिटी ऑफ रिंग के लिए आ जाते हैं हम लोग VR, इसको VR से लिख लेते हैं। ये हो जाता है √2gh डिवाइडेड बाई 1 + k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। रिंग के केस में जो k स्क्वायर था वो आर स्क्वायर के ही इक्वल था, यानी ये आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 हो जाएगा। VR इक्वल्स टू √2gh यानी 1 + 1 यानी 2 हो गया, और ये इक्वल हो जाएगा 2 और ऊपर 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ √gh। ये हो गया VR के लिए। हमें फाइंड करना है अब V ऑफ सिलेंडर। उसको भी ले लेते हैं √2gh डिवाइडेड बाई 1 + k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इस केस में जो k था वो था आर स्क्वायर बाई 2, यानी ये हो जाएगा √2gh डिवाइड बाई 1 + r बाई 2 था, यानी 1 + 1/2 हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा निकल के √4/3gh। ये हो गया V ऑफ सिलेंडर। और V ऑफ स्फीयर के लिए आ जाते हैं हम लोग। स्फीयर इसी हो जाता है 2gh डिवाइडेड बाई 1 + k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये बन जाता है √2gh। इस केस में था k स्क्वायर 2/5 के इक्वल, तो 1 + 2/5 हो जाएगा, और ये निकल के आ जाएगा √10/7gh। अब इन तीनों को हम लोग देखते हैं। VR इज़ टू V सिलेंडर इज़ टू V स्फीयर। ठीक है, इन तीनों में देखते हैं GH √gh और √gh कॉमन है। डिफरेंस क्या है, 1 इज़ टू √4/3 √10/7। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर C। Three masses, each of mass m are placed at a vertices of equilateral triangle of side A as shown in the figure. The coordinates of the center of mass of this particle is given by। तो हम लोग को इसमें पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स बराबर होंगे। तो इसका एक रफ हम लोग देख लेते हैं, एक रफ पार्ट यहाँ पे। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और तीनों साइड्स के वैल्यू A है, और यहाँ से अगर हमारा ओरिजिन शुरू हो रहा है तो ये 0 0 हो जाएगा, ये A 0 होगा। अब हमें इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका जो ऑल्टीट्यूड होगा वो उसको हाफ में डिवाइड करेगा, तो ये a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा। तो x के लिए ये डिस्टेंस हो जाएगा a/2। y के लिए हमें ये पार्ट फाइंड करना होगा, इस ऑल्टीट्यूड का लेंथ फाइंड करना होगा। ये a है, यहाँ पर a/2 है, तो ये निकल के आ जाता है पाइथागोरस फॉर्म से √3a/2। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो √3a/2। तो हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब हम लोग फार्मूला यूज़ कर लेंगे, और तीनों पार्टिकल्स का जो मास था वो m था, मास तीनों का ही m था। तो हम लोग सिंपली अब यहाँ पर फार्मूला यूज़ करके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। x के लिए होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ मासेस m3। m1 m है और x1 0 है। पहले केस में हमारा x1 0 है, x2 a है और x3 a/2 है। ये हो जाएगा m × 0 प्लस m × a प्लस m × a/2
डिवाइडेड बाय 3m। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा a/2। सिमिलरली हम लोग y के लिए फाइंड करेंगे m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अब हमारे पास यहाँ पे y1 और y2, y1 0 है, y2 0 है, सिर्फ हमारे पास y3 है √3a/2, यानी ये दोनों टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, m1 y1 m2 y2, बचेगा सिर्फ m3 y3। तो ये हो जाएगा m3 इज़ m और y3 इज़ √3a/2 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ m, और ये निकल के आ जाता है a/2√3, यानी x का वैल्यू आ जाता है a/2 और y का वैल्यू a/√3, यानी ऑप्शन नंबर डी। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे 10 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आने वाले सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस का एक वीडियो, ठीक है, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को पकड़ेंगे। अ काइंड ऑफ कंप्लीट रिवीजन रहेगा। सो बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।